भारत का परिचय पढ़ रहे हैं। और भारत के परिचय में एक टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, भारत का नामकरण। इसके बारे में एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि भारत के 5 नामों का उल्लेख अब तक मिला है। एक नाम आर्यवत, जो सबसे पुराना नाम माना जाता है आर्यों के कारण। दूसरे नाम का उल्लेख मिलता है भारत। भरत नाम के राजा के कारण अपने देश का नाम भारत रखा। तीसरे नाम का उल्लेख मिलता है इंडिया। यह यूनानियों द्वारा दिया गया नाम है। भारत को यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। एक नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जो है यह नाम दिया गया था ईरानियों द्वारा। इंडिया नाम यूनानियों की देन है, हिंदुस्तान नाम ईरानियों की देन है। और एक बौद्ध काल में एक नाम का उल्लेख और मिलता है, और वो है जम्बूद्वीप। इस प्रकार से भारत के 5 नामों का उल्लेख मिलता है। भारत के 2 नाम ऐसे हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, एक है भारत और एक है इंडिया। इन 2 नामों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जबकि इन 3 नामों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ये केवल वैसे ही प्रचलन में है। हमारे पुराने शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है, आर्यावत का, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप का। बाकी संविधान में 2 ही नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये 5 नाम भारत के प्रचलन में अब तक। उसके बाद में, नाम के बाद मैंने आपको स्थिति और विस्तार भी बता दिया था। एक बार स्थिति और विस्तार के बारे में दोबारा से थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं अपने साथ। स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूं कि अपना भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर कंप्लीट होता है। दोबारा से देखें, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश की बात करोगे तो मुख्य भूमि शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। इनके बीच में भारत फैला हुआ है। लगभग अक्षांश और देशांतर दोनों के बीच की बात करें तो लगभग 29 डिग्री का दोनों के अंदर अंतराल मिलता है, लगभग 29 डिग्री। ये 29 डिग्री 18 मिनट और ये 29 डिग्री 2 मिनट, यानी कि लगभग 29 डिग्री अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भारत का फैला हुआ है। उसके बाद में अपन बात कर चुके थे इसकी लंबाई चौड़ाई। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो है 2900, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको वर्ग मील में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वर्ग मील में हो जाता है ये 12,69,215 वर्ग मील में। पूरे संसार के भारत 2.4% भाग पर बसा हुआ है, जबकि भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। स्थलीय जो सीमा है उस स्थलीय सीमा पर भारत के 7 देश बसे हुए हैं। स्थलीय सीमा पर भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है, जबकि जलीय सीमा की अगर बात करें तो जलीय पड़ोसी देशों की संख्या भारत में 3 है। 3 जलीय पड़ोसी देश हैं।
स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। स्थलीय सीमा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जलीय सीमा, यानी भारत की जलीय सीमा से स्टार्ट करते हैं। जलीय सीमा तक अपन पढ़ चुके थे, तो देखते हैं भारत की जलीय सीमा या भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा। दोस्तों समुद्री सीमा या जलीय सीमा एक ही बात है। ये अपना भारत है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। तो भारत में यहां ये शुरू होता है गुजरात, ये गुजरात है, और इधर लास्ट में अगर अपन चलते हैं तो ये आता है पश्चिमी बंगाल। एक साइड में गुजरात, जबकि दूसरी साइड में पश्चिमी बंगाल। भारत की जलीय सीमा शुरू होती है गुजरात से, ये कच्छ से शुरू हो जाती है। गुजरात में कच्छ से शुरू हो जाती है भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा, और गुजरात पश्चिमी बंगाल में लास्ट कलकत्ता तक ये फैली हुई है। तो बच्चों यहां से लेकर के, गुजरात से लेकर के और पश्चिमी बंगाल तक, ये जो भारत की कुल जलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये भारत की जलीय सीमा है, और ये जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? 6100। इसको अपन कहेंगे मुख्य जलीय सीमा। मुख्य जलीय सीमा, मुख्य जलीय सीमा, और इसके मुख्य जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। जबकि अगर पूछ लिया जाए भारत की संपूर्ण जलीय सीमा, संपूर्ण जलीय सीमा, तो बच्चों संपूर्ण जलीय सीमा का नाम लेते ही इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है, और वो है भारत के द्वीप। ये हैं भारत में कुछ छोटे छोटे द्वीप, नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इधर द्वीपों का एक समूह है, और उस द्वीपों के समूह का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। यहां पर एक द्वीप, छोटे छोटे 2 द्वीप यहां पर हैं, एक का नाम है दमन और दूसरे का नाम है दीप, दमन द्वीप। संपूर्ण जलीय सीमा का नाम लेते ही इन द्वीपों की सीमा भी इसमें जोड़ दी जाती है, और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की सीमा इसमें जोड़ करके और संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक, मुख्य जलीय सीमा की लंबाई, तो उत्तर होगा 6100 किलोमीटर। नंबर 2, संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, तो आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। दोनों चीजें विशेषता याद रखनी है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में जलीय सीमा पूछ ली जाए तो आपको यह देखना है कि मुख्य जलीय सीमा पूछी जा रही है या संपूर्ण जलीय सीमा पूछी जा रही है। हां, थोड़ा सा ध्यान और रखना, यदि मुख्य भी नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि मुख्य भी नहीं देता और संपूर्ण भी नहीं देता है, ये लो, और केवल इतना सा पूछ लिया कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो फिर दोस्तों अपने को ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन ये है या ऑप्शन ये आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो ये सही और ये आ रहा है तो ये सही,
और यदि दोनों ही आ रहे हैं तो फिर आपको जाना है 7516.6 किलोमीटर पर, यानी फिर आपको सही करना है कौन सा 7516.6 किलोमीटर। हाँ विजय 7516.6 किलोमीटर ये है, ठीक है। अब बात आती है कि इस जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, इनकी अपन बात करते हैं। तो ये जलीय सीमा जो है, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। एक साइड में है अरब सागर, एक साइड में अरब सागर, इसके दक्षिण की बात करोगे तो इधर आ जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, जबकि पूर्व में इधर ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और विशेषता याद रखना कि वह स्थलाकृति, ये भारत एक स्थलाकृति है, वह स्थलाकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हुई होती है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। दोबारा से देखें, वह स्थलाकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हुई है, वह स्थलाकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हुई होती है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और यही कारण है, हाँ रवि नमस्ते, यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी गई है। दोबारा से देखें, वह स्थलाकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हुई होती है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। हाँ मोहित, बिल्कुल 3 ओर से जल से और एक साइड से मुख्य भूमि से ये घिरी हुई होती है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, लगभग आप देखेंगे कि कर्क रेखा, एक रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है, उस भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इस भारत को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। लगभग ये कर्क रेखा के दक्षिण का भारत है। कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में जो जलीय सीमा पर बसे हुए राज्य हैं, उनमें सबसे पहले आता है गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। इधर पूर्व की तरफ सबसे पहले आता है तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा, और सबके लास्ट में आता है पश्चिमी बंगाल। दोबारा से देखें, समुद्री सीमा पर बसे हुए राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार से भारत की समुद्री सीमा पर बसे हुए राज्यों की संख्या है, कुल राज्य हैं 9। कितने राज्य भी? 9 राज्य। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत की समुद्री सीमा पर कितने राज्य बसे हुए हैं, तो कितने राज्य होंगे? 9। भारत की जलीय सीमा पर बसे हुए राज्यों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने राज्य होंगे? 9, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों इस प्रकार से भारत की जलीय सीमा पर बसे हुए कुल राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें
सर्वाधिक जो सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा लगती है कौन से राज्य की? गुजरात की। जबकि सबसे कम सीमा लगती है गोवा की। सबसे ज्यादा सीमा लगती है गुजरात की, जबकि सबसे कम सीमा लगती है गोवा। गुजरात की सीमा लगती है लगभग 1214 किलोमीटर, जबकि गोवा की सीमा लगती है 101 किलोमीटर। एक बार दोबारा से देखेंगे, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा गुजरात। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? गुजरात। न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य तो कौन सा होगा? गोवा। गोवा की सीमा लगती है 101 किलोमीटर, जबकि गुजरात की सीमा लगती है 1214 किलोमीटर। हाँ, अब उसके बाद में बात करते हैं, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो स्पेशल पश्चिमी तट की अगर बात करें तो पश्चिमी तट पर आप देख ही रहे हैं 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिमी तट पर 5 राज्यों की सीमा लगती है, जबकि पूर्वी तट पर 4 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम में 5 और पूर्व में 4, इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 9। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। जबकि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? गोवा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। दोस्तों ये तो राज्य थे, राज्यों के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो भारत की जलीय सीमा पर बसे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताओ देखिए। हाँ, कितने केंद्र शासित प्रदेश? हाँ रवि, 4, बिल्कुल। दीपक है 4, नीरज 9 राज्य हैं। राज्यों की संख्या 9 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बतानी है। हाँ रणजीत, मोहित 3, 4 नहीं, 1 बताओ, या तो 4 बताओ या 3 बताओ। हाँ सरिता जी बिल्कुल सही 4, अर्जुन बिल्कुल सही 4, रवि बिल्कुल सही 4, संदीप 5 गलत है, 4 हैं, मुकेश 4 हैं बिल्कुल, जीतराम जी 4 हैं, लक्ष्मण जी 3 रॉन्ग है आपका, गलत है, दीपक जी 5 गलत है। हाँ 4 4 4, ज्यादातर स्टूडेंटों ने 4 4 बताया है और बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भारत की जलीय सीमा पर बसे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4। तो इसमें सबसे पहले अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आ जाता है दमन और दीव, दमन दीव। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर आता है, नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले नंबर पे दमन दीव, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर यहां पर आता है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप सभी को पता होगा, अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसका नाम लक्षद्वीप है और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप समूह है उसका नाम अंडमान निकोबार है। तो इस प्रकार से ये 4 हो जाते हैं, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों भारत की जलीय सीमा पर बसे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 है। कौन कौन से? दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसमें भी अगर आप कम ज्यादा की बात करेंगे तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। जबकि न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत के 9 राज्यों
वह 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जल से लगती है, समुद्र से लगती है। तो हो जाते हैं 9 और 4, टोटल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो समुद्र से लगती है। अब इसके बाद में बात, राज्यों के बाद में बात आ जाती है भाई देशों की। जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनके बीच में कौन कौन सी खाड़ी या कोई चैनल है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो भाई जलीय पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो हमारे जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 3 है। भारत के जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 3 है भाई। हाँ, ये फॉर एजुकेशन क्या कह रहे हो सर, प्लीज पांडिचेरी को बताओ। हम ये पांडिचेरी के बारे में आपको बता देता हूं कि पांडिचेरी 3 राज्यों में बसा हुआ है। केरल में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो 3 राज्यों में बसा हुआ है। हाँ रवि जी बिल्कुल, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश गलत आपका। हाँ रणजीत, द्वीप टापू होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ होता है, उस स्थलाकृति को द्वीप कहा जाता है। हाँ आरजे ब्रदर्स क्लासेस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, सही है उत्तर आपका। हाँ सुनो, वापस बताएंगे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में, मैं रिवाइज कर दूंगा एक बार। हाँ नितेश, बहुत दिनों बाद देखा है। चलो, करीब करीब सभी को बहुत दिनों बाद में देखा होगा। 2 महीने से सभी अंडरग्राउंड हो रहे हैं, कोरोना का प्रकोप है, बचावी उपाय है, सभी अपने अपने घरों में ठहरे हुए हैं। हाँ भाई, तो देखते हैं आगे। ये बात कर रहे हैं अपन जलीय पड़ोसी देशों की संख्या, और जलीय पड़ोसी देशों की संख्या है 3। जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 3, जिसमें एक जलीय पड़ोसी देश है अरब सागर में, लक्षद्वीप के जस्ट पास में है और नाम है मालदीव। मालदीव। दूसरा जलीय पड़ोसी देश है हिंद महासागर में, नाम है श्रीलंका। और तीसरा पड़ोसी देश है इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ और नाम है इंडोनेशिया। 3 जलीय पड़ोसी देश, एक मालदीव, एक श्रीलंका और एक इंडोनेशिया। 3 जलीय पड़ोसी देश हैं, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब यहां पर मैं आपको कुछ कंफ्यूज दूर कर देता हूं दोस्तों। बांग्लादेश जो है स्थलीय पड़ोसी देश है, बांग्लादेश स्थलीय पड़ोसी देश है, म्यांमार स्थलीय पड़ोसी देश है, और इधर जल से सीमा इधर पाकिस्तान से भी लगती है लेकिन स्थलीय पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान स्थलीय पड़ोसी देश है, बांग्लादेश स्थलीय पड़ोसी देश है और म्यांमार स्थलीय पड़ोसी देश है। जलीय पड़ोसी देश 3 ही है, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 में आपको बता चुका हूं। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये जो जलीय पड़ोसी देश हैं इनकी सीमा एक दूसरे स्थलाकृति से टच नहीं है, इनके बीच में जल है, कहीं भी जल। अब देखो, जहां 2 स्थलाकृतियों के बीच में जो जल होता है, 2 स्थलाकृति, कहीं भी 2 स्थलाकृति हैं और इन 2 स्थलाकृतियों के बीच में, जैसे मान लो कि ये 2 स्थलाकृति हैं, ये स्थल भाग है, कोई द्वीप हो सकता है, कोई देश हो सकता है, इधर ये स्थलाकृति है, कोई द्वीप हो सकता है, देश हो सकता है, और इनके बीच में जो जल होता है
दो स्थलाकृतियों के बीच में जो जल होता है उसको कहा जाता है जल डमरू। जल डमरू मध्य, या इसी को कहा जाता है जल संधि। जल संधि, या इसी को कहा जाता है चैनल। इसी को कहते हैं चैनल। तीन नाम अपन दे सकते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे कि दो स्थलाकृतियों के बीच में जो जल होता है उसको जल डमरू मध्य, जल संधि या चैनल के नाम से जाना जाता है। चैनल कह सकते हो, जल संधि कह सकते हो, जल डमरू मध्य कह सकते हो। तीन नाम दिए जाते हैं सुविधा के अनुसार। तो दो स्थलाकृतियों के बीच में जो जल है उसको चैनल कहेंगे या जल संधि कहेंगे या जल डमरू कहेंगे। तो देखते हैं इनके बीच बीच में कौन कौन से चैनल हैं, उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इधर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल। मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। अच्छा, इसको 8 डिग्री चैनल क्यों कहा जाता है? तो देखेंगे आप कि लगभग ये 8 डिग्री अक्षांश के सहारे इसका फैलाव पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। अगर इसमें लक्षद्वीप में भी आप देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी एक छोटा द्वीप समूह है और उसका नाम है मिनिकॉय। तो स्पेशल अगर प्रश्न थोड़ा सा हार्ड या डीपली पूछ लिया जाए तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूं, ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल। यदि इसमें मिनिकॉय के बजाय लक्षद्वीप दे दिया जाए तो ये भी सही है, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। और यदि लक्षद्वीप की जगह भारत दे दिया जाए तो ये भी सही है, मालदीव और भारत को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप मिनिकॉय भारत के ही द्वीप समूह है। उसके बाद में अगर इन दोनों में देखा जाए कि इधर लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये दो द्वीप समूह हैं और इनके बीच में भी एक चैनल है और उस चैनल को नाम दिया गया है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। और ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। दोनों चैनल में दोबारा से बता देता हूं। मालदीव 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इधर दो चैनल 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री भारत और मालदीव के बीच में, जबकि 9 डिग्री भारत के दोनों द्वीपों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद में इधर आते हैं अपन श्रीलंका की तरफ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। यहां पर आप देखेंगे इसको पाक जल संधि भी कहते हैं। पाक जल संधि भी इसको कहा जाता है। इसको पाक चैनल भी कहा जाता है। पाक चैनल, बात एक ही है, जल डमरू कहो, संधि कहो, चैनल कहो। तो पाक चैनल, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य किस किस को अलग करते हैं? तो देश होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं पाक चैनल, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। अगर राज्य विशेष का नाम पूछ लिया जाए तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पाक चैनल, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। यहां पर हाँ सुनील, बिल्कुल मैं खेतड़ी झुंझुनू से ही हूं, पर ये सारी बातें अपन लास्ट में करेंगे। हाँ जीत, राम राम भाई, चलो पढ़ो एक बार। तो दोबारा से देखते हैं पाक चैनल किस किस को अलग करता है। तो श्रीलंका, तमिलनाडु या श्रीलंका और भारत को अलग करता है पाक चैनल। यहां पर इधर एक खाड़ी भी है और उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी।
ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। उसके बाद में चलते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं पहले तो आपको ये द्वीपों के कुछ नाम बता देता हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। अंडमान में बड़े बड़े 4 द्वीप हैं, जिसमें एक का नाम है उत्तरी अंडमान। सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद में आता है दक्षिणी अंडमान, उसके बाद में आता है लघु अंडमान, और फिर शुरू होता है निकोबार, कार निकोबार, उसके बाद में लघु निकोबार, लघु निकोबार, और सबके लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और उसके बाद में आता है इंडोनेशिया। ये पड़ोसी देश है। दोबारा से देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये 7 द्वीप जो हैं ये मुख्य द्वीप हैं, 7 द्वीप। हालांकि खैर अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप हैं, कुल द्वीप हैं इसमें 572, टोटल द्वीप 572 हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े मुख्य मुख्य जो द्वीप हैं वो 7 माने गए हैं। तो इसमें ये ऊपर वाले अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, इन दोनों द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ये इन दोनों द्वीप समूह को अलग करता है। अगर थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, या अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। इधर ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, इन दोनों को यहां पर अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। या मैं कहूं कि इंडोनेशिया और निकोबार को, अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल, या इंडोनेशिया और भारत को अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया और भारत को अलग करता है हाँ तो भाई समझ में आ रहा है? दोबारा से देखें, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत को अलग करता है ग्रेट चैनल, या इंडोनेशिया अंडमान निकोबार को अलग करता है, या इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को अलग करता है ग्रेट चैनल। यहां पर 2 चैनल और प्रसिद्ध हैं, और 2 चैनल और प्रसिद्ध हैं। हाँ सुविराज, क्या समझ में नहीं आया भाई? हाँ दोबारा से बता रहा हूं मैं, दोबारा से देखें। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत को अलग करता है, या ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। अब यहां पर ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहां पर, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को एक चैनल यहां पर अलग करता है, जिसको नाम दिया गया है डंकन पास, नाम दिया गया है डंकन पास।
ये जो डंकन पास है, ये डंकन पास, ये भी चैनल ही है। ये डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। इधर दक्षिण की तरफ आप आओगे, यहां कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में यहां पर एक चैनल और है जिसका नाम है सोम बरोरे, सोम बरोरे चैनल, सोम बरोरे चैनल। तो इस प्रकार से ये डंकन पास दक्षिण अंडमान लघु अंडमान को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान कार निकोबार को अलग करता है, सोम बरोरे चैनल कार निकोबार को लघु निकोबार से अलग करता है, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, पाक चैनल पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी काय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। जबकि अच्छा, एक अगर आप उत्तर की तरफ इधर आओगे तो यहां पर पड़ोसी देश है, नाम है म्यांमार, और म्यांमार उत्तरी अंडमान के बीच में यहां पर एक द्वीप है, छोटा सा नाम है कोको, और उसको नाम ही दे दिया गया कोको चैनल। और ये जो कोको चैनल है, कोको चैनल, ये जो कोको चैनल है ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। हालांकि खैर म्यांमार स्थलीय पड़ोसी देश है, ये जलीय पड़ोसी देश नहीं है। हाँ, RS स्टडी पॉइंट, ये डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। कोको जलमार्ग, कोको चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। हाँ बिल्कुल, RS स्टडी पॉइंट, बिल्कुल यहां पर रोहर केकड़े पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जितेंद्र गुड मॉर्निंग, अब आए हो क्या? हाँ विजय, 6 डिग्री चैनल अपने भारत में नहीं है। हाँ बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में ही है, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। हाँ सुनील जी बता रहा हूं, अभी चैनल पढ़ लो एक बार, ज्वालामुखी द्वीपों के बारे में सारी चीजें आपको एक एक टॉपिक बाकायदा हर चीज पढ़ाई जाएगी। हाँ ए फॉर एजुकेशन सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू आपको कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हरिराम जी नमस्ते। हाँ तो चलो देखते हैं आगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे चैनल के बाद में इन द्वीपों के बारे में। इन द्वीपों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इन द्वीपों से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ये है अरब सागर, और अरब सागर में अपना एक द्वीप समूह है जो मैं आपको बता चुका हूं, लक्षद्वीप। ये अरब सागर में, तो ये जो लक्षद्वीप है इसमें टोटल 36 द्वीप माने गए। टोटल कितने द्वीप हैं? 36। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी? तो आंसर होगा 36। 36 द्वीप हैं टोटल। जबकि वास्य क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर, जबकि टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। कुल द्वीपों की संख्या 36। बिल्कुल प्रकाश 36, रवि 37 गलत है। इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 36 ही है। और ये 36 द्वीप मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो लक्षद्वीप है इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 36 है।
कुल 36 द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी कवरत्ती। राजधानी कौन सी? कवरत्ती। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप हैं ये मूंगा निर्मित द्वीप हैं। किससे बने हुए हैं? मूंगे से बने हुए हैं। ये खास बात है, मूंगा निर्मित द्वीप, या आप इसको कह सकते हो परवाल निर्मित द्वीप हैं। ये परवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप मूंगा निर्मित द्वीप है या परवाल निर्मित द्वीप है। इनका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है, इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है अंड्रोथ। सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है अंड्रोथ। और यहां भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज्यादा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का प्रतिशत पाया जाता है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा प्रतिशत है। अगर संख्या की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। जबकि सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे तो द्वीप आएगा कौन सा? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। अगर बात करें वनों के आवरण में तो सर्वाधिक वन प्रतिशत भी, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत भी लक्षद्वीप में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत लक्षद्वीप में, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लक्षद्वीप में, परवाल निर्मित है, मूंगा निर्मित है, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 36 इसमें टोटल द्वीप है। हाँ, तो ये थी बात लक्षद्वीप की। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। सबसे पहले तो बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुल द्वीपों की संख्या, टोटल द्वीप हैं 572। कुल द्वीपों की संख्या है 572। इसका टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है इसका 8249 वर्ग किलोमीटर। और राजधानी इसकी, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ये
राजधानी स्थित है दक्षिणी अंडमान, जो द्वीप है उसके ऊपर दक्षिणी अंडमान पर यह राजधानी बसी हुई है, पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय के अवशेष पर बसे हुए हैं, हिमालय के अवशेष पर बसे हुए हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहां पर पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार यहां पर एक छोटी सी ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। और ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और इसका नाम है बेरन। एक यहां पर ज्वालामुखी है, द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम। और ये जो ज्वालामुखी है ये है भारत की एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें दोनों में डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो हमेशा निकलती रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। इसको एक्टिव ज्वालामुखी भी कहा जाता है, यह हमेशा निकलती रहती है। जबकि सुषुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में दोबारा वापस चालू हो जाती है, दोबारा सक्रिय हो जाती है। उसको कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। हाँ मोहम्मद, दादर और नगर हवेली आपस में मिला दिए गए हैं, अभी बता देता हूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल, अभी बता रहा हूं। तो ये है अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार के ऊपर की साइड में यहां पर आप चलेंगे तो एक द्वीप आता है जिसको कहते हैं कोको द्वीप, ये द्वीप। और कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार के मध्य ये विवादित क्षेत्र है, विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? तो कौन सा द्वीप होगा? कोको द्वीप। कोको द्वीप को लेकर के भारत और म्यांमार के मध्य विवाद चल रहा है। हालांकि खैर ये जो द्वीप है हमने एक बार ये म्यांमार को दे दिया, म्यांमार ने ये द्वीप जो है वो चीन को अपने एग्रीमेंट पर दे दिया। हालांकि खैर बाद में भारत ने इसका विरोध किया, ये विरोध वर्तमान में भी जारी है। इधर आप बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हो तो यहां पर एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप का नाम है न्यूमूर द्वीप। और इस न्यूमूर द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। कौन से द्वीप को लेकर? न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है, जबकि कोको द्वीप को लेकर भारत और म्यांमार के मध्य विवाद चल रहा है।
दोस्तों ये जो न्यू मूर द्वीप है ये अपने बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में स्थित है। और ये जो द्वीप है ये कुछ समय पहले जलवायु परिवर्तन के कारण जलमग्न हो गया था जलवायु परिवर्तन के कारण। यहां पर पास में चलते हैं तो एक द्वीप और है और द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। और इस द्वीप का नाम बदल करके पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम अब, हां बिल्कुल सही दीपक, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। ये व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो कौन से द्वीप का नाम बदला है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर। उसके बाद में यहां पर आंध्र प्रदेश के पास में एक द्वीप और है और द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इस द्वीप के ऊपर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है जिसका नाम है सतीश धवन। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। प्रश्न इस प्रकार से आता है एग्जाम में कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का कौन सा केंद्र स्थापित है? तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत के किस द्वीप से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है? तो कौन सा द्वीप होगा? श्रीहरिकोटा द्वीप। और यह श्रीहरिकोटा द्वीप भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में यदि चलते हैं अरब सागर की ओर, तो अरब सागर की ओर छोटे छोटे दो द्वीप यहां पर देखने को मिलते हैं। दो द्वीप यहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें एक का नाम है दमन और दूसरे का नाम है दीव। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश। हाल ही में दमन और दीव में दादर और नगर हवेली, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया है और ये जो प्रस्ताव जो लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को ये दोनों एक दूसरे में विलय कर दिए गए हैं और वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है दमन दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों ये भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। अगर देखा जाए वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। राज्यों की संख्या वर्तमान में, घनश्याम 9 गलत उत्तर है आपका। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है।
हाँ मोहम्मद, थैंक यू आपको, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ करके। हाँ सुनील, थैंक यू, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। हर एक चीज को नोट करते जाना दोस्तों। वर्तमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। सुनील ओड़ा 9 गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। 8 28 याद रखना है। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। कौन कौन से हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं 8 के 8। सबसे पहले चलते हैं ऊपर से, उत्तर से शुरू करते हैं तो ये आता है लद्दाख। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो चंडीगढ़। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो दिल्ली। पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो दमन-दीव, दादर नगर हवेली। 6 नंबर पे बात करते हैं तो पुद्दुचेरी। 7 नंबर पे लक्षद्वीप और 8 नंबर पे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। दोबारा से देखें, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 दमन-दीव दादर नगर हवेली, नंबर 6 पुदुचेरी, नंबर 7 लक्षद्वीप और नंबर 8 अंडमान निकोबार। इस प्रकार से वर्तमान में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में। राज्यों की बात करें तो 28, जिसमें जम्मू कश्मीर 29वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर देने के बाद में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 28 राज्य हमारे भारत में वर्तमान में हैं। तो अब देखते हैं अपन, यहां पर मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, और वो ये है कि ये जो समुद्री सीमा है, ये समुद्र की जो सीमा है, ये 3 तरीके से निर्धारित होती है। और ये आजकल इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ये जो समुद्र है, समुद्र का जो तट है और इधर ये जो समुद्र है, इस समुद्र पर किसका अधिकार हो, इसको लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। इस विवाद को निपटाने के लिए यूएनओ ने इसकी 3 सीमाएं निर्धारित की हैं, और उन 3 सीमाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहली सीमा दूसरी, तीसरी सीमा। पहली जो सीमा है, यह समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होती है। यानी समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, या जिसको मैं कहूं 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है, उस सीमा को नाम दिया जाता है प्रादेशिक सीमा। नाम दिया जाता है प्रादेशिक सीमा। तट से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, या इसको एक नाम और भी देते हैं 12 नॉटिकल मील। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 21.9 किलोमीटर तक होती है। 21.9 किलोमीटर तक की जो सीमा होती है, उसको नाम दिया जाता है प्रादेशिक सीमा। ये 12 समुद्री मील तक
तट से 12 समुद्री मील तक होती है, प्रादेशिक सीमा कहलाती है। और इस सीमा के अंदर किसी भी देश या हमारे भारत देश का उतना ही अधिकार है जितना उसके स्थल भाग पर है। जितना स्थल भाग पर अधिकार होता है उतना ही अधिकार इस प्रादेशिक सीमा के अंदर होता है। हम किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर आता है तो उससे वीजा चेक कर सकते हैं, उससे टैक्स ले सकते हैं, और यानी कहने का मतलब जैसे जिस प्रकार से अपने स्थल भाग पर अधिकार होता है वैसा ही अधिकार होता है प्रादेशिक सीमा के ऊपर। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरी सीमा होती है तट से 24 समुद्री मील तक, और नाम दिया गया है अविच्छन सीमा। अविच्छन सीमा, ये जो सीमा है ये 24 समुद्री मील तक होती है, या जिसको मैं कहूं 24 नॉटिकल मील होती है। 24 नॉटिकल मील, और इसकी दूरी 44 किलोमीटर के समथिंग होती है। किलोमीटर में 44 किलोमीटर, जबकि समुद्री मील में 24 समुद्री मील तक की जो सीमा होती है उसको कहा जाता है अविच्छन सीमा। और इस सीमा के अंदर भारत या कोई भी देश साफ सफाई कर सकता है, कर वसूल कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, और अपने किसी भी प्रकार के संसाधन यहां पर निकाल सकता है। उसके बाद में तीसरी जो अंतिम सीमा होती है वो सीमा होती है तट से, तीसरी जो अंतिम सीमा होती है वो होती है तट से 200 समुद्री मील तक, और नाम दिया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंक्लूज इकोनॉमिक जोन, EEZ। और ये जो सीमा होती है ये सीमा होती है 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक होती है, या 200 नॉटिकल मील होती है। और यदि बात करें किलोमीटर में तो ये किलोमीटर होती है लगभग 365 किलोमीटर के समथिंग। इस सीमा की जो दूरी होती है वो होती है तट से 200 समुद्री मील नॉटिकल मील, या 365 किलोमीटर तक। इस सीमा के अंदर कोई भी देश या अपना भारत देश किसी भी प्रकार का कृत्रिम द्वीप स्थापित कर सकता है, कृत्रिम द्वीप स्थापित कर सकता है, अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, और यहां तक कि यहां भी खनिज भी निकाल लेता है। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए, बिल्कुल दीपक खनन सामग्री यहां से निकाल सकता है। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में से, समुद्री क्षेत्र में से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जा रहा है। पेट्रोलियम का उत्खनन किया जा रहा है जिसको कहा जाता है बॉम्बे हाई क्षेत्र। बॉम्बे हाई क्षेत्र इसको कहा जाता है। 176 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, जहां से पेट्रोलियम का उत्खनन वर्तमान में हम कर रहे हैं। बॉम्बे हाई, बिल्कुल दीपक एकदम सही। हाँ बिल्कुल, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सरिता, 176 किलोमीटर दूर है ये। यहां पर सम्राट नाम के जहाज की सहायता से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जा रहा है। सम्राट नाम का जो जहाज है ये जहाज जापान से निर्मित है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो दोस्तों ये थी 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं। एक बार फिर से देखेंगे। नंबर 1 पर प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 अविच्छन सीमा, नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक होती है। अविच्छन सीमा समुद्री तट से 24 समुद्री मील तक होती है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र
समुद्री तट से। तो ये था अपना पूरा भारत का सीमा का क्षेत्र, आसपास पर बसे हुए जितने भी द्वीप हैं, केंद्र शासित प्रदेश और इसके राज्य। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं इसका। अब अपन बात करते हैं भारत के कुछ आंतरिक भाग में छोटे बड़े राज्यों के बारे में। छोटे बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल राज्य की अगर बात करें तो टोटल 28। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा बताओ देखें। क्षेत्रफल में, हाँ दीपक, मरकट द्वीप, अंडमान निकोबार को ही कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। प्राचीन काल में इसको मरकट द्वीप ही कहते थे। राजस्थान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, नंबर 1 पर आता है राजस्थान। नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 बताओ, नंबर 2, नंबर 2 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य यूपी। गलत है प्रदीप, यूपी गलत है, एमपी, बिल्कुल, वेरी गुड, बाकी सबने सही बताया है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर बताओ, तीसरे स्थान पर सुनील, महाराष्ट्र, वेरी गुड, तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर आएगा कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। ये कई बार 3 राज्य करें छोटे की तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताओ। देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हाँ नवीन, चौथे नंबर पे यूपी है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, गोवा, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड, गौरव, गोवा, वेरी गुड, गोवा, दीपक, राकेश जी, सबका सही उत्तर, सभी सही बता रहे हो, बिल्कुल गोवा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। दूसरे नंबर पे बता दो आप तो, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? दूसरे नंबर पे किसी का जवाब नहीं आया अभी तक, किसी का जवाब नहीं आया। सिक्किम, कुशाल, सिक्किम, सुनील, सिक्किम, वेरी गुड, पहुंचे हो आप, आंसर तक पहुंचे हो। अरे प्रदीप, धौलपुर जिले की बात नहीं कर रहे अपन। सिक्किम, सिक्किम, वेरी गुड। युवराज, त्रिपुरा तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य बताओ, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा?
ई फॉर एजुकेशन त्रिपुरा, बिल्कुल तीसरे नंबर पे पहुंच गए आप। तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, गोवर्धन जी त्रिपुरा बिल्कुल सही उत्तर। तीसरे नंबर पे आएगा कौन सा? त्रिपुरा। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, दूसरे स्थान पर आता है सिक्किम और तीसरे स्थान पर आता है त्रिपुरा। मैं यहाँ पर बड़े बड़े राज्य का क्षेत्रफल भी बता देता हूँ। राजस्थान का क्षेत्रफल बता देता हूँ आपको, 3,42,239। और अगर पॉइंटों में आप देखेंगे तो थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं, ये पॉइंट 74 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। जबकि अगर गोवा की बात करें तो गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर गोवा का क्षेत्रफल है, 3702 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा का पूछा जा सकता है, सबसे कम का पूछा जा सकता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। हाँ, अब देखते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ये तो था क्षेत्रफल में, अब बात करेंगे अपन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताओ। देखें, हाँ यूपी यूपी यूपी, अरे वेरी गुड, ये तो रट रखा आपने। हाँ बिल्कुल, यूपी। नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 19.9 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बताओ, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा यूपी। हाँ सुनील जी, छोटा सिक्किम में एडवांस बता रहे हो आप। दूसरे नंबर पे बताओ पहले। आर के चौधरी जी महाराष्ट्र, शिव लहरी जी महाराष्ट्र, वेरी गुड। कुशाल जी एमपी नहीं है, सॉरी महाराष्ट्र ही बताया आपने भी, बिल्कुल महाराष्ट्र। हाँ, दूसरे नंबर पर आएगा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बताओ, तीसरा, हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। प्रदीप जी क्लास कल से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट नहीं है। हाँ तीसरे नंबर पे बिहार। बिहार। राजस्थान गलत है, कमलेश जी गलत है, राजस्थान नहीं आएगा तीसरे नंबर पे। राजस्थान वर्तमान में 8वें नंबर पे आ रहा है राजस्थान। तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर आता है पश्चिमी बंगाल। बिल्कुल एडवांस बताने लगे, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या में सबसे छोटे की बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताएं। हाँ कुशाल जी सिक्किम, वेरी गुड। आर के चौधरी सिक्किम, सुधीर जी सिक्किम बिल्कुल सही। मनीष जी
बिल्कुल सही रिंकू जी, बिल्कुल सही, सिक्किम। हाँ शंकर जी बिल्कुल सही, सिक्किम। हरे राम जी बाम लगाओ, कोई इलाज नहीं है। हाँ केंद्र शासित प्रदेश बता रहा हूं मैं, गौरव जी बता रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल राज्य देख लेते हैं एक बार। हाँ प्रदीप जी ऑफलाइन वीडियो भी है, श्रीराmeducation.com पे जाओ आप, सारा बहुत सारा मैटर पड़ा है, इतना है पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, नंबर 1 पर आएगा कौन सा? सिक्किम। नंबर 2 पर बताओ, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर गोवा। वेरी गुड, बिल्कुल सुनिए, दूसरे नंबर पे आता है फिर कौन सा? गोवा। और तीसरे नंबर पे तो गोवा के बाद में तीसरा नंबर बताना है। हाँ बीपी सबका, हाँ सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। वेरी गुड, कुछ एक स्टूडेंटों ने बताया तीसरे नंबर पे आएगा त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा। तो ये थे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ये था भारत का पूरा परिचय,